अब आप सभी का नेटवर्क 10 के खास कार्यक्रम रिपोर्टर्स लाइव में स्वागत है, जिसमें हमारे साथ प्रदेशों की राजधानियों और शहरों से हमारे संवाददाता जुड़ेंगे और जानकारी देंगे कि क्या है उनके शहर की खास खबरें। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता ईशा ठाकुर चंडीगढ़ से जुड़ गई हैं। ईशा, अगर पंजाब और हरियाणा की बात करें, क्योंकि पंजाब दौरे पर राहुल गांधी पहुंचे हुए हैं, क्या अपडेट आपके पास है? जी बिल्कुल, देखिए लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और सांसद राहुल गांधी इस वक्त अमृतसर एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। वहां से सीधा वो गुरुद्वारे की तरफ जाएंगे और गुरुद्वारे में मत्था टेकने के बाद सीधा उनका रुख डेरा बाबा नानक की तरफ होगा और गुरदासपुर में डेरा बाबा नानक वो जाएंगे। वहां पर बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने के साथ साथ जो पीड़ित परिवार हैं उनसे भी उनकी मुलाकात होगी। इसके अलावा गुरदासपुर के दीनानगर भी वो जाने वाले हैं, वहां भी बाढ़ प्रभावित इलाकों का वो दौरा करेंगे और साथ ही जो पीड़ित परिवार हैं उससे मुलाकात करेंगे। राहुल गांधी को लेकर देखिए देश ही नहीं बल्कि पंजाब में भी सियासत गर्मा गई थी। जिस तरीके से राहुल गांधी बिहार चुनाव के मध्य में ही मलेशिया दौरे पर चले गए थे और उनके विदेश यात्रा को लेकर जिस तरीके से मुखर यहाँ पर खासतौर से भारतीय जनता पार्टी नजर आई थी और कहा जा रहा था कि हिमाचल में तो कांग्रेस की सरकार है, हिमाचल का सुध भी राहुल गांधी ने नहीं दिया। जहां तक पंजाब की बात करें तो पंजाब भी राहुल गांधी नहीं पहुंचे हैं और यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है और इस वक्त पंजाब से ज्यादा नुकसान देखिए हिमाचल प्रदेश का हुआ है। लेकिन राहुल गांधी सबसे पहले पंजाब दौरे पर पहुंचे हैं। उसके लिए खास बात ये भी है क्योंकि विधानसभा चुनाव के लिए मात्र 1.25 साल का जो समय है वो रह चुका है और यही वजह है कि 2027 का विधानसभा चुनाव किसी भी हाल में जो कांग्रेस है वो हाथ से नहीं जाने देना चाहती है। और इस मुद्दे को सियासत जिस तरीके से गर्मा गई है बाढ़ को लेकर पंजाब में, और यही वजह है कि राहुल गांधी यहाँ पर पहुंचे हैं। इससे पहले केंद्रीय मंत्री हैं, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, वो भी पहुंचे थे और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ पर पहुंचे बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने के साथ पीड़ितों से भी उन्होंने मुलाकात की और एक विशेष राहत पैकेज की घोषणा वो करके गए 1600 करोड़ रुपए का। साथ में ये भी कहा गया कि सरकार के पास एसडीआरएफ का 12,000 करोड़ पहले से ही है और ये टोकन मनी है। 1600 करोड़ रुपए महज अभी के लिए दिया गया है और बाद में जब पूरा आकलन होगा तो केंद्र की तरफ से हर तरह का सहयोग दिया जाएगा। लेकिन देखिए इस सहायता पैकेज राशि को लेकर भी सियासत गर्मा चुकी है, जहां मौजूदा आम आदमी पार्टी सरकार कह रही है कि पंजाबियों का कहीं ना कहीं अपमान किया है प्रधानमंत्री ने महज 1600 करोड़ रुपए देकर। अब राहुल गांधी यहाँ पर पहुंच रहे हैं, वो किस तरीके से निशाने पर लेते हैं आम आदमी पार्टी को जो कि इंडिया गठबंधन का एक हिस्सा रही है, उसे किस तरीके से निशाने पर लेती है और साथ ही केंद्र को वो देखना होगा। लेकिन इसी के साथ भारतीय जनता पार्टी भी अपने आप को पूरी तरीके से मजबूत कर रही है 2027 विधानसभा चुनाव के लिए और यही वजह है कि 20 बड़े नेताओं की ड्यूटी पंजाब में लगाई गई है। 3 केंद्रीय मंत्री फिलहाल 3 दिनों में लगातार पंजाब का दौरा यहाँ पर कर चुके हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा उनकी तरफ से किया जा रहा है, पीड़ितों से मुलाकात की जा रही है और उन्हें सांत्वना दी जा रही है कि हर संभव सहायता केंद्र करेगा और केंद्र इस वक्त पंजाब के साथ खड़ा है। जैसे बीजेपी की अगर बात करें, बड़े तमाम नेता पहुंच रहे हैं, तो इन सब के बीच राहुल गांधी का पहुंचना कहीं ना कहीं एक जो कांग्रेस से जो काफी गुटों में बटी हुई है एक साथ, वो तो स्वागत के लिए नजर आए राहुल गांधी के लिए। तो ऐसे में उन्हें एकजुटता के साथ किस तरीके से राहुल गांधी लेते हैं, वोट छोड़ गद्दी छोड़ एक नारा उनकी तरफ से दिया गया है, क्या उस मुद्दे को भी जाते जाते बुलाएंगे राहुल गांधी, ये भी देखना होगा। दोपहर तक का दौरा उनका पंजाब का है और ऐसे में माना जा रहा है कि जो राहुल गांधी है वो केंद्र सरकार को तो निशाने पर देंगे ही, प्रधानमंत्री खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, लेकिन यहाँ पर मौजूदा आम आदमी पार्टी की सरकार है तो उन्हें भी जरूर निशाने पे लिया जाएगा। इसी के साथ अगर हम बात करें राहत पैकेज को लेके, तो यहाँ पर सियासत गर्मा गर्मी चल ही रही है। लेकिन जो राहत पैकेज की राशि है 1600 करोड़, उसे कांग्रेस ने कम बताया है और यहाँ पर 25,000 करोड़ की मांग की गई है कि विशेष पैकेज के तौर पर घोषणा की जाए। अब राहुल गांधी पहुंच रहे हैं, दौरा करेंगे। इन सब के बीच बीते कल गृह मंत्रालय की तरफ से एक बड़ी घोषणा भी की गई है। श्री गुरु नानक देव जी का जो प्रकाश पर्व है 12 नवंबर को मनाया जाएगा, लेकिन उससे पहले क्योंकि श्री गुरु नानक देव जी जो सिख धर्म के पहले गुरु हैं, उनकी जन्मस्थली ननकाना साहिब में है जो कि अब पंजाब की तरफ पड़ता है, माफ कीजिएगा पाकिस्तान की तरफ पड़ता है और पंजाब की सीमा उनसे लगती है। और यहाँ पर अगर हम बात करें श्री गुरु
नानक देव जी का जो प्रकाश पर्व है उसे मनाने के लिए जो सिख जत्था है वो विशेष तौर से ननकाना साहिब जो कि पाकिस्तान में पड़ता है वहां जाता था और उस गुरु स्थल की वो गुरुद्वारे की का दर्शन उनकी तरफ से किया जाता था। लेकिन गृह मंत्रालय की तरफ से यहाँ पर कहा गया है कि जो भी सिख संगठन है या धार्मिक संस्थाएं हैं उन्हें विशेष तौर से यह आदेश दिया गया है कि इस बार ननकाना साहिब जो सिख जत्था है देश की ओर से, पंजाब की तरफ से और देश की तरफ से बिल्कुल नहीं जाएगा। सुरक्षा के लिहाज से ये फैसला लिया गया है क्योंकि अभी भी भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव का माहौल है। जो सिख श्रद्धालु है ननकाना साहिब जाना चाहते हैं 12 नवंबर से पहले, उनकी सुरक्षा को लेकर गृह मंत्रालय का कहना है कि ये फैसला लिया गया है क्योंकि तनाव अभी भी लगातार जारी है और सबसे ज्यादा जो सरहदी इलाका किसी राज्य का लगता है तो वो पंजाब है। पंजाब पाकिस्तान के साथ बिल्कुल सटा हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है पंजाब के, और सुरक्षा के लिहाज से अब ये बड़ा फैसला गृह मंत्रालय ने लिया है। फिलहाल मौजूदा सरकार इस पर क्या कहती है पंजाब की, उनका भी इंतजार करना पड़ेगा। ये दो बड़ी खबरें देखिए पंजाब से हैं। दूसरी तरफ अगर हम हरियाणा की बात करें तो लगातार हरियाणा में जिस तरीके से अब बाढ़ तो नहीं आया है लेकिन जलभराव की जो स्थिति बनी हुई थी उसको लेकर भी जो विपक्ष मुखर है उनकी तरफ से कहा गया है कि प्रधानमंत्री उत्तराखंड गए, जम्मू कश्मीर गए और साथ ही साथ पंजाब भी गए, लेकिन हिमाचल के साथ लगता है हरियाणा, लेकिन हरियाणा नहीं पहुंचे और ना ही विशेष पैकेज यहाँ पर घोषित किया गया, जबकि हरियाणा में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, ऐसे विपक्ष का कहना है। लेकिन इन सब के बीच अगर हम मौजूदा सरकार की बात करें तो उनका कहना है कि हर तरह की सहायता यहाँ पर लोगों को की जा रही है, बल्कि हरियाणा के हर जिले से राहत पैकेज की जो राहत सामग्री है वो हर जिले से पंजाब की तरफ भेजा जा रहा है और हिमाचल को भी सहायता की जा रही है। इस तरीके का हरियाणा सरकार का कहना है। और क्योंकि 17 तारीख को देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना जन्म उत्सव बनाएंगे, 75वां उनका जन्म दिवस ये रहेगा। सेवा पखवाड़ा के तौर पर भारतीय जनता पार्टी इसे बनाने जा रही है। तो ऐसे में हरियाणा में भी कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं जो 17 सितंबर से आयोजित होंगे और ये 2 अक्टूबर तक गांधी जयंती तक चलेगा। और 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर जेपी नड्डा की अगर बात करें वो हरियाणा में मौजूद रहेंगे और नारी के स्वस्थ नारी सशक्त परिवार ये अभियान की शुरुआत हरियाणा से जो स्वास्थ्य मंत्री और केंद्रीय मंत्री हैं जेपी नड्डा उनकी तरफ से किया जाएगा। और वो भी कार्यक्रम किस तरीके से आयोजित हो सेवा पखवाड़ा के तहत, उसके तहत बीजेपी की तरफ से और खासतौर से मुख्यमंत्री भी इसमें जुटे हैं, तो इस कार्यक्रम में लगे हुए हैं। ये तमाम खबरें हरियाणा और पंजाब। ठीक है। देखिए कई खबरों से आपने रूबरू कराया और कई अहम सवाल हैं जिनको लेकर आपके पास वापस लौटूंगी। हमारे साथ उत्तर प्रदेश के स्टेट हेड राघवेंद्र प्रताप सिंह भी जुड़ गए हैं। राघवेंद्र, अगर उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की बात करें तो क्या बड़ी खबरें आज की? बिल्कुल भारतीय, अगर उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की बात करें तो आज सीएम योगी आदित्यनाथ शाम को 4 बजे एनबीआरआई के CSIR कॉन्क्लेव में शामिल होंगे और जिस तरह से स्किल डेवलपमेंट से लेकर अन्य योजनाओं के माध्यम से रोजगार सृजन का काम किया जा रहा है, उसके लिए कहीं न कहीं ये भी CSIR का कार्यक्रम भी बहुत बड़ा एक मजबूत कदम के रूप में देखा जा रहा है। वहीं राजनीतिक गलियारे की बात कर लें तो भारतीय जनता पार्टी और संगठन की कल जो बैठक हुई थी उसमें संगठन के जुड़े पदाधिकारियों और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं, इसके साथ साथ जो उत्तर प्रदेश सरकार के मिनिस्टर्स हैं उनको महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी गई हैं कि आगामी 2027 में जो विधानसभा चुनाव होना है उसमें आपको किन किन जिम्मेदारियों का निर्वहन करना है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों के लिए अभी से जुट गई है और प्राय ऐसा देखा जाता है कि जो उनका संगठन है वो संगठन चुनाव में हर वक्त उस तरह का प्रयास करता रहता है कि जब चुनाव आए तो उस समय कोई प्रेशर न हो और हमें जीत मिले। वहीं समाजवादी पार्टी की बात कर लें तो अखिलेश यादव सपा मुखिया ने कल घोषणा की है कि अब जो भी टिकट बंटवारा होगा 27 के विधानसभा चुनाव में वो हम इंटरनल सर्वे कराएंगे। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि जो सर्वे की बात उन्होंने कही है
संघ के तरफ से हमेशा इंटरनल सर्वे कराया जाता है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमेशा इंटरनल सर्वे कराया जाता है और उसी आधार पर टिकट बंटवारा भी किया जाता है। तो कहीं ना कहीं उसकी नकल करते हुए अखिलेश यादव देखे गए हैं और उन्होंने दावा किया है कि इंटरनल सर्वे कराने के बाद हम जिताऊ प्रत्याशियों को ही टिकट देंगे। तो एक तरह से जो मुख्य विपक्षी पार्टी है समाजवादी पार्टी, वो भी 2027 के विधानसभा चुनावों की तैयारियों में जुटी हुई दिख रही है। वहीं कांग्रेस और बसपा की बात कर लें तो ये भी अपनी तैयारियों में तो जुटे हैं, लेकिन ये दोनों पार्टियां उत्तर प्रदेश में अपने जनाधार को खो चुकी हैं, जिसमें बहुजन समाजवादी पार्टी खास करके 2012 के बाद से उत्तर प्रदेश में अपना जनाधार खोया है। तो वहीं अगर हम कांग्रेस की बात कर लें तो उत्तर प्रदेश में लगभग 40 साल से कांग्रेस के लिए सूखा पड़ा हुआ है और सत्ता से तो वो कोसों दूर है ही, उसके विधायकों की संख्या भी डबल डिजिट में नहीं पहुँच पाती है। हालांकि कांग्रेस इस बार सपा के साथ गठबंधन करके इंडी गठबंधन के माध्यम से अपने खोए जनाधार को पाने का प्रयास कर रही है और उसका यही प्रयास है कि सपा के साथ ज़्यादा सीटें मिल जाएं और हम चुनावी वैतरणी को पार कर सकें। वहीं लखनऊ की बात करें, जो किडजे स्कूल था जहां पे 8 साल की बच्ची के साथ स्कूल वैन में दुष्कर्म की बात सामने आई थी, उसमें चार्जशीट दाखिल की गई है और किडजे स्कूल के प्रबंधक समेत ड्राइवर को मिलाते हुए 50 लोगों को दोषी ठहराया गया है। तो एक तरह से त्वरित न्याय की जो एक प्रक्रिया है महिलाओं से संबंधित योगी सरकार की, वो यहाँ भी दिखाई दिया कि स्कूल प्रबंधक जितना भी प्रयास किया लेकिन वो अपने प्रयास में सफल नहीं हुआ और जो जिनके अंदर खामियां थीं उनको दोषी ठहराया गया। और गाजीपुर में जिस तरह से पुलिस की लाठी में एक भारतीय जनता पार्टी के नेता की मौत हो गई थी, अब उसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने एसआईटी जांच बैठा दी गई है। अब वो एसआईटी जांच में क्लियर होगा कि आखिर कौन कौन दोषी है और ये घटना घटी कैसे। वहीं लखनऊ रिंग रोड की बात कर लें तो लखनऊ रिंग रोड से सटे जो भी सड़कें थीं उनका चौड़ीकरण किया जाएगा। तो एक तरह से जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ ने सेज स्पेशल इकोनॉमिक जोन का गठन किया, जिसमें बाराबंकी, उन्नाव, सीतापुर, रायबरेली, हरदोई के जनपदों को मिलाया गया, वहाँ उन जनपदों के तमाम ऐसे गांव थे जिनको लखनऊ में समाहित करके नोएडा की तर्ज पे सेज बनाया गया। तो इन चौड़ों सड़कों का जब चौड़ीकरण होगा तो कहीं ना यातायात तो सुगम हो गए ही, अर्थव्यवस्था को भी एक पंख लगेंगे, क्योंकि जब इन दूर दराज के गांव में कोई साग सब्जी बोएगा, कोई भी फल बोएगा, अब वो जब शहरों में लाकर लखनऊ के मार्केट में उतारना चाहेगा तो आसानी से उतार सकता है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि लखनऊ के अगल बगल के जनपदों को मिलाकर जो एक आर्थिक गलियारा सीएम योगी आदित्यनाथ का सपना है कि बनाया जाए। जिस तरह से अभी घोषणा की हुई थी, पहले 5 जिलों को समाहित किया जाएगा और 5 ऐसे हाईटेक शहर भी बनाए जाएंगे नोएडा की तर्ज पे, जो लखनऊ के समीपवर्ती जनपदों में ही लोग रहेंगे, लेकिन वहाँ पे सारी सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध होंगी। वहीं हम एसटीएफ की बात कर लें तो जिस तरह से बैंक मैनेजर की मिली भगत से लोगों के दस्तावेज हासिल करके और फर्जी लोन सैंक्शन करा करके जिस तरह की लूट मची थी, उसमें 4 लोगों की गिरफ्तारी एसटीएफ ने की है। वहीं प्रयागराज की बात कर लें, वाराणसी की बात कर लें या फिर नदियों के समीपवर्ती जनपदों की बात कर लें, जो गंगा यमुना के समीपवर्ती जनपद हैं, इन जनपदों से अब पानी होना, गंगा का और यमुना का जल स्तर का पानी कम हो रहा है। तो एक तरह से जो बाढ़ की विभीषिका थी उससे छुटकारा लोगों को मिल सकता है। अगर मौसम विभाग के अलर्ट की हम बात कर लें तो जिस तरह से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया था कि आज बारिश की संभावना है, लखनऊ में भी इस समय बारिश हो रही है और उत्तर प्रदेश के लगभग 22 जनपदों में इस समय हल्की बूंदाबांदी और बारिश देखने को मिल रही है। जी भारती। बिल्कुल, देखिए तमाम बड़ी खबरें यूपी में भी हैं। यूपी की सियासत को लेकर सवाल कुछ हैं, उनको लेकर आपके पास वापस लौटूंगी, लेकिन उससे पहले ईशा, देखिए आज राहुल गांधी पंजाब दौरे पर पहुंचे हुए हैं और सबसे बड़ा सवाल जो आपने भी जिसका जिक्र किया कि हिमाचल प्रदेश उनको जाना चाहिए था, लेकिन पहले वो पंजाब और हिमाचल के बारे में अभी कोई अपडेट भी नहीं आया। इसको लेकर अब सत्ता जो है, चाहे मान सरकार की बात करें या फिर केंद्र सरकार की बात करें, घेर सकती है राहुल गांधी को और ये कितना बैकफुट पर ला सकता है ये, क्योंकि 2026 में चुनाव है। इस तरीके के जो फैसले लिए जाते हैं राहुल गांधी की तरफ से और कांग्रेस की तरफ से, ऐसे कदम कितना पीछे उसको लेके जा सकते हैं? देखिए, पंजाब एक ऐसा राज्य है जहां पर हर कोई जो पार्टी है वो चाहती है कि सत्ता में काबिज हो, और ऐसे में राहुल गांधी को भी पता है कि पंजाब कितना जो राज्य है वो जरूरी है जीतना पंजाब को। और यहाँ पर मुख्य विपक्ष पार्टी के तौर पर भी कांग्रेस है, और कांग्रेस से देखिए अपने ही
कारगुजारी के चलते ही 2022 के विधानसभा चुनाव में हारी थी, क्योंकि जो कांग्रेस है कई गुटों में यहाँ पर बटी हुई है और उस गुटबाजी का ही खामियाजा 2022 के विधानसभा में चुनाव में कांग्रेस को उठाना पड़ा और कांग्रेस को नुकसान हुआ। लेकिन जिस तरीके से लोकसभा के नतीजे आए हैं पंजाब में, उससे कांग्रेस कहीं ना कहीं मजबूती से नजर आई थी 2024 के लोकसभा चुनाव में। लेकिन अभी भी देखिए, ये किसी से छिपा नहीं है कि जो कांग्रेस है कई गुटों में बटी हुई है। लेकिन राहुल गांधी इसलिए यहाँ पर पहुंचे हैं क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव के बाद अब जो तैयारियां हैं यूपी के साथ साथ पंजाब की भी हो जाएगी, क्योंकि ये महत्वपूर्ण राज्य है जिसे जीतना हर कोई पार्टी चाहती है। 2027 के विधानसभा चुनाव होने हैं, यहाँ पर मार्च में ये चुनाव होंगे, लेकिन तैयारियां अब जोरों शोरों से यहाँ पर चल रही है। क्योंकि अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें तो जमीनी स्तर पर लगातार उनका विरोध हो रहा है और इसी का कहीं ना कहीं फायदा कांग्रेस उठाना चाहती है। और यही वजह है कि हिमाचल न जाकर राहुल गांधी पंजाब पहुंचे हैं, ताकि पंजाब जो राज्य है 2017 में जिस तरीके से यहाँ पर कैप्टन अमरिंदर की सरकार बनी थी कांग्रेस की, दोबारा उस तरीके से जो नतीजे हैं वो कर पाए। और यही वजह है कि जो राहुल गांधी है अब बिहार के बाद सीधा उनकी नजरें पंजाब में टिकी है और पंजाब के बाढ़ प्रभावित इलाकों का वो दौरा करेंगे। लेकिन इसी के साथ क्योंकि आज दोपहर तक वो पंजाब में रहने वाले हैं, उनका जो आगे का शेड्यूल है वो अभी जारी नहीं हुआ है। यहाँ पर वो दोपहर 1:30 बजे तक रहेंगे, तो ऐसे में अब देखना है कि तो वो हिमाचल कब जाएंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा नुकसान देखिए हिमाचल प्रदेश का हुआ है। सब कुछ वहां पर तहस नहस हो चुका है, जो लोग हैं बहुत ज्यादा वहां पर प्रभावित। बिल्कुल, और आज के दौरे के बाद ये सवाल राहुल गांधी से पूछा भी जाएगा कि वो हिमाचल कब जाएंगे। आपके पास वापस लौटूंगी ईशा और राघवेंद्र। देखिए, बात राहुल गांधी की हो रही है, बात कांग्रेस की हो रही है, तो कांग्रेस की कर लेते हैं। जैसा कि आपने कहा कि जनाधार कांग्रेस जो है वो यूपी में खो चुकी है, उसको वापस लेने की कवायद में लगातार वो जुटी हुई है। हमने पिछले दिनों देखा वोटर अधिकार यात्रा बिहार में कांग्रेस के द्वारा निकाली गई, वो भी जनाधार वापस लेने की ही यात्रा समझी जा सकती है। उसी तरीके से यूपी में कांग्रेस के ग्राउंड जीरो की तैयारियां किस तरीके की आपको नजर आ रही हैं? कांग्रेस की उत्तर प्रदेश में तैयारियों की बात करें तो उसके पहले एक बात बताना चाहेंगे कि 2017 से लगातार, चाहे प्रियंका गांधी वाड्रा हो या फिर राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी वाड्रा के नेतृत्व में भी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने चुनाव लड़े, लेकिन मुंह की खानी पड़ी थी और कहीं से भी सफलता नहीं मिलती। वहीं राहुल गांधी को भी कई बार यहाँ प्रोजेक्ट किया गया, लेकिन वो विधानसभा चुनाव में और लोकसभा चुनाव में कुछ विशेष नहीं कर पाए। बल्कि इतना ही नहीं, अमेठी से उनको स्मृति ईरानी से हार का सामना करना पड़ा था। और कांग्रेस के पास जो 2 सीटें होती थीं, जो गांधी परिवार की विरासत के रूप में अमेठी, रायबरेली और सुल्तानपुर खास करके जाना जाता था, अमेठी से भी हाथ धुलना पड़ा था। रायबरेली में अगर वर्तमान परिवेश की बात करें तो कांग्रेस को अपने ही पूर्व नेताओं से जिस तरह की चुनौती मिल रही है, अदिति सिंह पहले कांग्रेस में हुआ करती थी, अखिलेश सिंह की बेटी, लेकिन वो अब कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को चुनौती दे रही हैं और इस समय भारतीय जनता पार्टी में है। वहीं दिनेश प्रताप सिंह की बात कर लें, वो कांग्रेस में पहले हुआ करते थे, इस समय भारतीय जनता पार्टी में है। और अभी दिशा की बैठक में राहुल गांधी के साथ जिस तरह से हार्ट अटैक का वीडियो सामने आया और दिनेश प्रताप सिंह और राहुल गांधी में जिस तरह के हार्ट अटैक हुए, वो देखते हुए लगता है कि रायबरेली जो खास करके कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, गांधी परिवार का घर माना जाता है, वहाँ पर अपने ही नेताओं से जिस तरह की चुनौती मिल रही है विधानसभा चुनाव में, क्या कांग्रेस रायबरेली और अमेठी की विधानसभा सीटों को भी बचा पाएगी? इस पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो गया है। वहीं हम पूरे उत्तर प्रदेश की अगर बात कर लें तो हम चाहे पश्चिमी यूपी की बात कर लें या पूर्वांचल की बात कर लें या बुंदेलखंड की बात कर लें या अवध प्रांत की बात कर लें, ये जितने भी क्षेत्र हैं, कांग्रेस के पास उस काडर के लोग नहीं हैं या काडर के नेता नहीं हैं जो बूथ लेवल पे अपनी तैयारियों को अंजाम दे सकें। होता ये है कि जब सत्ता से आप लगातार दूर रहते हैं तो आपके जो छुटभैया नेता होते हैं, गाँव के, ब्लॉक स्तर के, तहसील स्तर के, फिर जिला स्तर के, मंडल लेवल के, वो कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष की तरफ झुकते हैं और वो आप पार्टी बदल लेते हैं, क्योंकि विचारधारा पे अब बहुत कम ऐसे नेताओं की संख्या बची है जो एक पार्टी की विचारधारा को ढोते हैं, वो पार्टी चाहे पक्ष में रहे या विपक्ष में रहे।
और कांग्रेस भी इसी से जूझती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि उसके जितने भी नेता थे लगभग 80 से 90% नेता या तो भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम चुके हैं, या तो पूर्व समय में सपा बसपा की जब क्षेत्रीय पार्टियों की सरकारें बनती थी तो वो सपा और बसपा में चले गए थे। तो कांग्रेस के पास इस समय नेताओं का अभाव है, काडर का अभाव है, और यही उसकी सबसे बड़ी चुनौती है कि बूथ लेवल पर जो तैयारियाँ कांग्रेस की होनी चाहिए वो दिखाई नहीं देती हैं। और इस बार भी विधानसभा चुनाव में अभी हालांकि इंडी गठबंधन के साथ उसे कितनी सफलता मिलेगी ये तो 2027 में पता चलेगा, लेकिन वर्तमान सिनेरियो के ग्राउंड जीरो रिपोर्ट की बात कर लें तो कांग्रेस अभी भी सफलता के उस मुकाम पे पाने में कहीं से भी दिखाई नहीं देती है, क्योंकि उसके काडर लेवल के नेता नहीं है, और इन नेताओं की कमी ही कांग्रेस की सबसे बड़ी कमजोरी दिखाई देती है। जी बिल्कुल, ये बात तो आपने बिल्कुल ठीक कही और ये नजर भी आ रहा है। वहीं ईशा देखिए, हम पंजाब का हमने बात की, हमने राहुल गांधी के दौरे की बात की, हमने 1600 रुपए का जो करोड़ का जो पैकेज प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से दिया गया उसकी भी बात की, पंजाब की बात हो गई। लेकिन एक तरफ जहां पंजाब में बाढ़ प्रभावित लोग और उनकी दुर्दशा, सियासतदारों के अलग अलग रुख नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ अगर हरियाणा को देखें तो वहां पर देखिए स्वच्छता को लेकर एक नई पहल नजर आती है, विकास की नई नई बातें जो है नजर आती हैं। तो कैसे आप इसको देख रही हैं? बिल्कुल, देखिए अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में देखिए बाढ़ से अभी तक 56 लोगों की जान जा चुकी है और 4 लाख के करीब जो लोग हैं वो प्रभावित हुए हैं। और यहाँ पर क्योंकि धान की खेती बहुत बड़ी स्तर पर होती है तो ऐसे में धान की फसल को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। और अभी जिस तरीके से मौसम विभाग की तरफ से अगले 5 दिनों के लिए किसी तरीके का बारिश का अलर्ट नहीं है, धीरे धीरे खेतों से पानी निकलना शुरू हो चुका है, लेकिन अगली फसल के लिए कहीं ना कहीं जो किसान है उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि खेतों में अभी भी जलभराव बना हुआ है। किस तरीके से पानी की निकासी हो वो देखना है। लेकिन अभी जो है पंजाब में बाढ़ तो कहीं ना कहीं बाढ़ की स्थिति से बचने का काम जारी है, लेकिन अब बीमारियां भी वहां पर काफी ज्यादा शुरू हो चुकी है, क्योंकि मवेशियां वहां पर काफी ज्यादा मरे हैं, लोगों के पशु काफी मरे हैं। तो ऐसे में वहां पर दिक्कतें बहुत ज्यादा आ गई थी। दूसरी तरफ अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के प्रत्येक जिले से पंजाब की तरफ जो है राहत की जो सामग्री है वो प्रतिदिन भेजी जा रही है, ताकि जो लोग हैं जो जिनका घर बार तबाह हो चुका है इस बाढ़ में, उन्हें किसी तरीके की दिक्कत ना आए। और हर तरह की सहायता करने की भी यहाँ पर बात मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने की है। और लगातार जो अगर हम हरियाणा की बात करें तो विकास के जो कार्य है तीव्र गति से यहाँ पर किए जा रहे हैं, लेकिन ये भी अछूता नहीं है कि हरियाणा के भी कुछ जिलों में बाढ़ आई थी और जलभराव की स्थिति बनी थी, लेकिन उनमें कहीं ना कहीं स्थिति को कई जो सरकार है वो नियंत्रण में लाने की पूरी कोशिश की जा रही है, जमीनी स्तर पर कार्य किए जा रहे हैं। लेकिन जो विकास के जो कार्य हैं वो तीव्रता से यहाँ पर हो रहे हैं। और हमने देखिए यहाँ पर गौर करने वाली भी चीज है कि पंजाब से जब पानी की मांग हरियाणा ने की थी, अतिरिक्त पानी की मांग, तो पंजाब ने उसे देने से मना कर दिया था, क्योंकि पंजाब में मान सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार है। और उसके कुछ दिनों बाद ही ऐसी बाढ़ की स्थिति सामने आई है। तो इसको लेकर भी कहीं ना कहीं सियासत हो रही है कि हरियाणा जब पानी मांग रहा था, अगर उस वक्त दे दिया जाता तो पंजाब के जो बांध जो ओवरफ्लो हो गए थे, जिसमें जो पानी है वो डेंजर जोन से भी ऊपर पहुंच गया था, वो नहीं पहुंचता अगर समय रहते पानी हरियाणा को दिया जाता। तो ऐसे में दोनों राज्यों के बीच में तनातनी तो बनी हुई है, लेकिन हरियाणा की तरफ से लगातार अभी भी मदद का हाथ पंजाब की ओर बढ़ाया जा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए पंजाब की तरफ हाथ जो है वो बढ़ाया जा रहा है। राघवेंद्र, आखिरी कमेंट आपसे चाहूंगी, क्योंकि विपक्ष की हमने बात की यूपी में, अगर मैं सत्ताधारी पार्टी यानी बीजेपी की बात करूं तो उसकी दिशा और दशा कैसी नजर आ रही है? बिल्कुल अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें, चूँकि सत्तारूढ़ दल है, तो 2017 के बाद से सीएम योगी आदित्यनाथ की जो नीतियां हैं महिला सुरक्षा को लेकर, भर्ती परीक्षाओं की जो अनियमितता थी उस पर लगाम लगाकर कहीं ना कहीं ईमानदारी से, पारदर्शिता के साथ
युवाओं को रोजगार देने और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 1 ट्रिलियन इकानमी की अर्थव्यवस्था बनाने, प्रदेश को अपराध मुक्त करने की तरफ संगठित अपराधियों माफियाओं का सफाया करने, अवैध अतिक्रमण करने वालों पर बुलडोजर चलाकर जिस तरह की नीति सीएम योगी आदित्यनाथ ने पेश की, उसी की देन थी कि 27 साल बाद ऐसा हुआ था कि उत्तर प्रदेश में कोई भी सरकार दोबारा रिपीट की थी। भारतीय जनता पार्टी भी सुशासन के माध्यम से सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के माध्यम से नारे के साथ चुनावी मैदान में उतरती है। तो एक तरह से जो ईमानदारी, पारदर्शिता देखी सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में, कहा जा सकता है कि लाभार्थियों की संख्या को मिलाकर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा अभी भी भारी दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, और 2027 की तैयारियां भी जोरों पर नजर आ रही हैं बीजेपी की तरफ से। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए।